आलोक जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी, जो यूजीसी ने नया नियम बनाया है वो वाकई सामाजिक सुधार के लिए है, सामाजिक समानता के लिए है, या फिर इसमें असमानता की जो बू है वो ज्यादा आ रही है? क्योंकि अगड़ी जाति के जो लोग हैं, जो संगठन है, वो जमकर इसका विरोध कर रहे हैं। सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, वो आज हम चर्चा करेंगे इस पर। देखिए मीनाक्षी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक वर्ग को आप अपराधी मान ले, ये वर्ग है और यही गलती करेगा, और जो व्यक्ति शिकायत कर रहा है अगर वो झूठी शिकायत नहीं कर रहा है तो उसको कोई दंड का प्रावधान नहीं है, तो ये समानता की बात कहाँ आई? ये तो विभेदकारी है, विभाजनकारी है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए वो पिछड़ी जाति का है, एक तो पिछड़ी जाति में अब सामाजिक रूप से उसका कोई शोषण वैसे भी नहीं होता, दलितों और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए था पहले तक, ओबीसी के साथ इस तरह के शोषण की घटनाएं नहीं है, किसी तरह से नहीं आती। वो वर्ग बिल्कुल सवर्ण वर्ग की तरह ही है, लेकिन फिर भी एक ओबीसी वर्ग को डालना और फिर सवर्णों को ही मान लेना कि यही अपराधी है, इन्हीं को, जैसे कांग्रेस लेकर के आ रही थी कि अगर कोई दंगा होगा तो हिंदू ही दंगा होगा। भारतीय जनता पार्टी है यूजीसी का जो नियम लेके आई कि अगर कोई गड़बड़ी करेगा कॉलेज में तो सवर्णों के ही बच्चे करेंगे और वही अपराधी होंगे, ये पहले से कैसे डिसाइड कर सकते हैं? मान लीजिए मेरा बेटा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, वो कोई गलती न करे तो भी उसका कैरियर बर्बाद कर सकता है एक विद्वेष में। मेरा बेटा मान लीजिए पढ़ने में बहुत ब्राइट है, मेरे जो बच्चे मेरी अकेडमी में पढ़ते हैं वो बहुत ब्राइट है पढ़ने में, उसमें से कोई बच्चा जो है जो ओबीसी वर्ग का है वो चिढ़ता है उससे झूठा आरोप लगा दिया, तो उसके बाद वो जो बच्चा सवर्ण वर्ग का है वो जेल चला जाएगा, उसका कैरियर तबाह हो जाएगा। ये जो नेचुरल जस्टिस है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 कहता है कि सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये समानता का व्यवहार करने लाई है या एक वर्ग को अपराधी घोषित करने के लिए लाई? ये भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा, जिसे हमने अपने खून पसीने से सींच कर सवर्णों ने पार्टी को खड़ा किया, उस पार्टी ने सवर्णों के पीठ में तो छुरा घेप दिया। इससे खतरनाक बिल, इससे तो अच्छा ये है कि सवर्णों को आप कॉलेज में एडमिशन मत दीजिए, कह दीजिए। और आलोक जी, जो सवर्ण समाज के लोग हैं, जो सवर्ण जाति के जो स्टूडेंट्स हैं, वो सवाल कर रहे हैं कि हम अपनी शिकायत किसके सामने रखेंगे, हमारी कौन सुनेगा, और अगर फॉल्स कंप्लेन आती है तो सजा का कोई प्रावधान नहीं है, कोई साफ आपने नहीं किया है कि ये सजा होगी फॉल्स कंप्लेन आने पर। सबसे ज्यादा चिंता इसी बात को लेकर जाहिर की जा रही है। बिल्कुल, कम से कम उस व्यक्ति को जो फॉल्स कंप्लेंट करे, अगर वो कंप्लेंट फॉल्स हो तो उतनी ही सजा मिले जितने सवर्ण बच्चे को मिलता है। आप इसमें यूजीसी पे बिल्कुल वापस मत लीजिए, लेकिन इसमें ऐसे अमेंडमेंट तो कर दीजिए, ऐसे सुधार तो कर दीजिए कि इसका दुरुपयोग ना हो सके। आप सोचिए, एक वर्ग को आपने अधिकार दिए, इतने ज्यादा दे दिए, एक वर्ग को आपने बिल्कुल दोषी ही मान लिया। आप कमेटी बनाते हैं, उसमें एससी का पर्सन भी होगा, ओबीसी भी होगा, एसटी भी होगा, और जनरल कैटेगरी का कोई एक व्यक्ति उस कमेटी में होगा, आपने निर्धारित भी नहीं किया। तो जो बच्चा जनरल कैटेगरी में आता है वो जो कमेटी के सामने उपस्थित होगा उसमें तो उसका कोई रिप्रेजेंटेशन है नहीं। बिल्कुल। और आलोक जी देखिए, मजाक तो देखिए ये कैसा किया जा रहा है, जो इक्विटी सेल जो बनाया जा रहा है, जो कमेटी बनाई जा रही है, उसमें एसटी वर्ग के लोग होंगे, उसमें एससी वर्ग के लोग होंगे, यहाँ तक कि ओबीसी वर्ग के लोग भी होंगे, लेकिन सवर्ण समाज का कोई उसमें नहीं होगा। तो ये तो सीधे सीधे आप जहां समानता की बात कर रहे हैं वहां असमानता ज्यादा दिख रही है, और वाकई दिख रही है, न्याय कम पक्षपात ज्यादा हो रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास आलोक वत्स जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अगर जब नियम बनते हैं तो उससे पहले ही अगर कोई एक वर्ग खुद को ही आरोपी मानने लग जाता है, या उसको महसूस होता है कि सबसे ज्यादा जो नए नियम बनाए जा रहे हैं उसमें तो मैं खुद ही आरोपी हूं, तो सवाल उठने तो लाजमी बनेंगे ना। हमें सुधार की बात कर रहे हैं ना, हम तो सुधार की बात कर रहे हैं, तो फिर ये असमानता क्यों की जा रही है सुधार के नाम पर? आलोक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कैन यू हियर मी नाउ? यस यस, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिल रही है। देखिए मीनाक्षी, इसमें जितनी भी बातें हैं उस सब से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नियमों में भी एक तरीके से सामाजिक समरसता होगी।
लेकिन हाँ, जो इसमें एक प्रावधान किया गया है कि केस नहीं हो सकता है, वो गलत है। आप मैं मानते अपने हैं ये पार्टी चीज? से मैं अपने पार्टी से अपील करूंगा कि इसको विड्रॉ कराया जाए, क्योंकि इसका दुरुपयोग बहुत बड़े पैमाने पे होगा। इसीलिए तो आवाज उठाई जा रही है आलोक जी, इसीलिए तो चिंता और जाहिर की जा रही है। और जिस तरीके का समाज में मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं समाज से बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, जो समाज में मैं देख रहा हूं, इसका प्रतिकूल असर चुनावों पे भी पड़ेगा। ये वो लोग वर्ग है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को 100% अपना वोट देता आ रहा है, और इसके साथ इस तरीके का नाइंसाफी, मैं इसको नाइंसाफी ही कहूंगा, कि आप केस नहीं कर सकते हैं, जिसको मन करेगा। देखिए, बहुत दुरुपयोग हुआ SC/ST एक्ट का। गांव में लोग पैसा देके किसी भी ST/ST के औरत से केस करवा देता था, ये बलात्कार का या मोलेस्टेशन का। झूठा, बिल्कुल झूठा, और उसमें लोग पीड़ित होते थे। यहां भी इस तरीके की बातें होने लगेंगी तो स्वाभाविक है कोई समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों करेगा? और जो आपने कमिटियां बनाई है उसमें आपने स्थान नहीं दिया है, ये कैसा संभाव है, ये कैसा सद्भाव है? और ये कैसा अगर कोई न्याय कमेटी है? बने, आप न्याय भी कर रहे हैं, पक्षपात भी कर रहे हैं, समानता को बढ़ावा देने की बात आप कर रहे हैं, और उसी समानता में असमानता भी कर रहे हैं। ये कैसा न्याय किया जा रहा है UGC के द्वारा? इसको जितनी जल्दी हो इसको विड्रॉ करने में ही तो सबका भला है। आलोक मैं जी, ऐसा आपको मानता लगता है कि सरकार बहुत जल्द इस बिल को वापस लेगी? देखिए, किसानों ने जिस समय किया आंदोलन, 7 महीने 8 महीने लग गए, लेकिन अंतोगत्वा वो बिल विड्रॉ हुआ ना, तो इसमें तो पूरा देश जल रहा है। जितने भी लोग हैं स्वर्ण के, उस सारे लोगों के ऊपर ये गाज गिर रहा है। तो स्वाभाविक है जब ये भी आंदोलन होगा तो सरकार को आना पड़ेगा घुटने पे। सरकार लोगों से है ना, लोगों से। लेकिन आलोक जी, मैं आपको भी रुक करूंगी, लेकिन छोटे से सवाल मेरे मन में आ रहा है इसी बीच आपसे, कि जिस तरीके से आलोक वत्स जी, मेरा आपसे ये सवाल है, चूंकि हमारे साथ जो शिक्षाविद जुड़े हुए हैं उनका नाम आलोक पांडे है, तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो आलोक वत्स जी, मेरा आपसे छोटे से सवाल ये है, छोटे सा सवाल ये है कि आखिर सरकार को कौन सी ऐसी जल्दबाजी रहती है कि मनमर्जी कोई भी नया नियम बना दो, नया बिल बना दो, और जब जनता में विरोध होता है, उसके खिलाफ गुस्सा जाहिर की जाती है, आक्रोश देखने को मिलता है, तो आप वो नियम वापस ले लेते हैं। कृषि कानून बिल हो, और अभी हाल फिलहाल में कई ऐसे नियम बने हैं जिसको लेकर जोरदार आवाज उठाई गई और सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। आखिर क्यों होता है ऐसे? समय की बर्बादी क्यों हो रही है? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि सरकार कोई भगवान नहीं होता है, गलतियां हो जाती है तो उसको सुधारा भी जाता है। अगर इस तरीके का, मैं स्वयं इस चीज के विरोध में हूं कि इस तरीके का ड्रैकोनियन लॉ नहीं होना चाहिए जिसमें दूसरे पक्ष को कुछ कहने की आजादी ही ना हो। ये कैसी समानता है, ये कैसा गुणवत्ता आगे आ रहा है? मान लीजिए किसी ने पैसे देके हम पर कुछ एलिगेशन लगवा दिया तो हम तो फंस गए। बिल्कुल, जो फैसला होगा करियर खत्म है। यूनिवर्सिटी चाहे प्राइवेट हो, स्टेट हो, सेंट्रल हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, सबकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। उनके लिए तो भी तो बड़ा चिंता का सबब है ये। आदेश जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी भी कुछ कम नहीं है SC ST को लेकर, चाहे OBC वर्ग हो। आप कहते हैं कि जो सवर्ण समाज है उनको दबाया जाता है, कुचला जाता है जानबूझकर। भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगाते हैं, लेकिन आज आप खुलकर कैसे बोल रहे हैं? आज आपको लग रहा है वाकई ये गलत हो रहा है? आपकी नजर में कौन ठीक कौन गलत है? माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए आदेश जी। नहीं, अनम्यूट ही है मेरा। जी जी जी। मीनाक्षी जी, आ रही मेरी आवाज? जी आ रही है, आ रही है। मीनाक्षी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सच्चाई है कि यूनिवर्सिटी
पर राजनीतिकीकरण कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी बात किया जा रहा है, बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें इस तरह के समाज का निर्माण करना चाहिए। हम वैसी समाज का निर्माण नहीं कर रहे। सरकार पथ भ्रमित है, और सरकार पथ भ्रमित नहीं है, सरकार करना ही ये चाहती है। सरकार नफरत फैलाना चाहती है, लोगों के बीच में सामंजस्य खत्म करना चाहती है, भाईचारे को खत्म करना चाहती है। और पिछले भारतीय जनता पार्टी आई है तब से यही होने लगे। हर जगह हमारे संबंध आपस में खराब होते जा रहे हैं, चाहे राज्यों के संबंध हो, चाहे आसपास के देशों से संबंध हो, या हमारी विदेश नीति हो। हर चीज में सरकार फेलियर है। फेलियर होने का कारण एकमात्र है कि जो लोग हमारे फॉरेन नीति बनाते हैं, ये उनसे चर्चा नहीं करनी, वन वे ट्रैफिक हो रहा है, तो जो इनके दिमाग में आ जाता है वो ये करते हैं। हर डिस्क्रिमिनेशन झलकता है, और उसी का ये स्वरूप है कि यूनिवर्सिटियों के अंदर इस तरह से कानून लाके कहीं ना कहीं बच्चों में भी आपस में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो आलोक वत्स जी का धन्यवाद करता हूं कि कम से कम उन्होंने ये एक्सेप्ट किया, और अपनी सरकार चाहते हैं कि इसमें संशोधन किया जाए, सुधार किया जाए, तो इसके लिए वो बधाई पात्र है। लेकिन सच्चाई है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं, आलोक जी, हर जगह पे आपकी सरकार यही कर रही है। बहुत ही सम्मानित हमारे शंकराचार्य जी, किस तरह से वहां पे इलाहाबाद के अंदर उनका अपमान होता है, लेकिन ये अहंकारी सरकार है, एक कदम भी उनसे माफी मांगने को तैयार नहीं है। आलोक जी ने एक बात जरूर कही कि इसका चुनाव पे असर पड़ेगा, तो इसका चुनाव पे असर पड़ेगा, इसलिए आलोक जी को लगता है कि शायद सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। लेकिन आचार्य जी शायद वो धर्म गुरु हैं, उनसे शायद फर्क नहीं पड़ता हो, इसलिए उनसे माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो सरकार का दोहरा मापदंड है कि अगर मेरे हक में कोई साधु संत बोलते हैं तो उनके लिए सारे चीजें सुविधाएं हैं, और अगर कोई हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, कोई सच्ची बात बोलते हैं, तो उसका अपमान किया जाएगा। उसको आदेश जी, कांग्रेस पार्टी पर भी ये आरोप लगते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी SC, ST, OBC के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। आप इन आरोपों को दरकिनार करेंगे, खंडन करते हैं आप इनका? और ऐसे कब कब नहीं हुआ है, हमेशा हुआ है। आपने कहा है कि राजनीतिक संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, ऐसा आपने भी कई बार किया है। आज भारतीय जनता पार्टी को लेकर सवर्ण समाज में नाराजगी है, लेकिन सवर्ण समाज में नाराजगी उस वक्त भी थी जब कांग्रेस पार्टी या कई विपक्षी दल SC, ST, OBC वर्ग को खुलकर सपोर्ट करते थे, जब उनकी कोई गलती होती भी नहीं थी। कई बार ऐसी फॉल्स कंप्लेन आती थी जिसमें सालों तक जेल में बंद रहना पड़ता था। तो ये दोहरा रवैया आखिर क्यों हो रहा है? साक्षी जी, हमारे समय में, मनमोहन सिंह जी के समय तक 82% कानून बना स्टैंडिंग कमेटी को भेजे जाते थे, और वहां पूरी चर्चा होने के बाद उनको लागू किया जाता था। लोगों की सहभागिता होती थी, तब कानून बनाया जाता था। आज जो है 20% कानून भी स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजे जा रहे, 14% कानून भेजे जाते हैं। तो तुगलकी फरमान जारी हो रहे हैं। ये बताने की आवश्यकता है। आप ये ना करें कि हमने क्या करा, आज जो रहा उसकी बात करें, उसमें कैसे सुधार हो। हर चीज में गोलमोल करके पहली सरकारों पे दोष मत देना। मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ आपको कहना चाहता हूं, हमारे संत, हमारे महात्मा, हमारे बुजुर्ग हमारे घरों में जब अपने संतानों का आंकलन करते हैं तो ज्यादातर लोगों को सपूत पाते हैं, और चंद घरों में कोई कपूत पैदा आदेश जी, कोई किसी पर आरोप नहीं मढ़ रहा है। यहाँ पर समानता की बात हो रही है, भेदभाव को खत्म करने की बात हो रही है, कोई किसी पर आरोप नहीं मढ़ रहा है। जितने तीखे सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, उतने तीखे सवाल मैं आलोक वत्स जी से भी पूछ रही हूँ कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों असमानता की बू UGC के नए नियमों से आ रही है? अगर आप सामाजिक भेदभाव खत्म करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, तो फिर ये कैसे असमानता हो रही है? आखिर क्यों एक ही समुदाय को, एक ही समाज को टारगेट किया जा रहा है? तो आप भी उसमें अछूते नहीं है, आपने भी कई बार ऐसा किया है। SC, ST, OBC वर्ग को लेकर आपने सॉफ्ट कॉर्नर रखा है, आपकी पार्टी ने भी रखा है, दूसरी पार्टियों ने भी रखा है, और यही होता है। PDA फॉर्मूला हो गया, MY फैक्टर हो गया, न जाने ऐसे कितने फैक्टर्स चलते हैं जो सवर्ण समाज के खिलाफ होते हैं,
जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं उनके खिलाफ होते हैं? आखिर टारगेट पे एक ही समुदाय क्यों होता है? अगर देश में सबको समान अधिकार है तो एक समुदाय टारगेट क्यों होता है? इसका सीधा सा सवाल का जवाब मुझे आपसे चाहिए। मैं कोई आरोप आप पर नहीं मढ़ रही हूं। मेरे से सवाल है जी। तो मैंने तो कहा ना कि क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी बहादुर कर्नल बेटी को जिसने आतंकवादियों की बहन कहा और जिस जज साहब ने कहा कि इसके खिलाफ एफआईआर हो, उस मंत्री का तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन उस जज का ट्रांसफर हो जाता है रातों रात। इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार जो है दोषियों को बचाती है, जो उन्हें सूट करता है वो करती है, जो देश के लिए करना चाहते हैं, देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, उनको धराशायी करती है। 12 जनवरी 2018 को 4 जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आके पीसी की थी। देखा सारे देश में पहली बार ये हुआ है कि किस तरह से सरकार कोर्टों में दखलंदाजी कर रही है, जजों को पर प्रेशर बनाती है। किस तरह से भुरिया जी ने कल पूना के अंदर कहा अपने लॉ के स्टूडेंटों को संबोधित करते हुए कि किस तरह से कॉलेजियम में किया जाता है, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहां से चलता है, एक एक आदमी जानता है कौन इसको करवा रहा है, क्यों, कहां से नफरत फैल रही है। ये तमाम चीजें जो है नजर आती हैं। किस एक व्यक्ति अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया, उसके इस्तीफे के बाद डीएम उसको किस तरह के अपने घर में कैद करते हैं और एक व्यक्ति फोन पे बात कराते हैं। वो फोन पे क्या बात हो रही है वो अग्निहोत्री बता रहे हैं। तो ये इस तरह का जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा इनसे अनुरोध है कि भारत एक विशाल देश है, भारत के लोगों को देख के, भारत के लोगों के हिसाब से काम करें। भारत के अंदर जो नफरत पहले फैलाते थे, आजादी से पहले भी इनका यही चरित्र था और अब इनको मौका मिला, आजादी के बाद भी यही चरित्र फहरा रहे हैं। ये किसान भी बांग्लादेश खालिस्तानी हो जाते हैं, पाकिस्तानी हो जाते हैं। जो इस सरकार से सवाल करे वो देशद्रोही हो जाता है। इन्होंने अपना नाखून तक इस देश के लिए नहीं कटवाया। आजादी से पहले अंग्रेजों के साथ पेंशन लेते रहे, अपने आप को देशभक्त भगाते हैं। जिन्होंने कुर्बानियों से जिनका इतिहास भरा हुआ है वो देशद्रोही हो जाते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि ये देश के सामने कम से कम मीडिया वो वास्तविकता और सच्चाई इनकी लेके आए, और जब वो आएगी तो लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। आज इतिहास को बदलने का काम हो रहा है, इतिहास से छेड़छाड़ करके कहीं ना कहीं। आदेश जी, हम बात इसी पर ही कर रहे हैं, सच्चाई पर ही बात कर रहे हैं, और झूठ क्या है उस पर भी बात कर रहे हैं, और भ्रम किस तरीके का फैलाया जा रहा है उस पर भी बात कर रहे हैं। आखिर इस मुद्दे को लेकर जो राजनीति हो रही है उस पर भी बात कर रहे हैं। आलोक वत्स जी, मैं आपको रुक करना चाहूंगी। आपने कहा था कि आगामी चुनाव है और इसका नुकसान हमें चुनावों में झेलना पड़ सकता है इस बिल के कारण। अगर चुनाव नहीं होते तो बिल वापस नहीं लिया जाता। माइक अनम्यूट कर दीजिए आलोक वत्स जी। मीनाक्षी, कोई भी पार्टी राजनीति करती है चुनाव के लिए। ऐसी किसी पार्टी का नाम बताइए जो चुनाव से इतर राजनीति कर रही हो। वो तो फिर समाज सेवी होते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं चुनाव से। वो समाज में हर तबके की सेवा करते हैं, उसी में अपना जीवन अंत कर देते हैं। वो महान से महानतम लोग होते हैं। लेकिन जो राजनीति करता है वो चुनाव में भी लड़ने की अपेक्षा रखता है। अगर कोई वर्ग आहत है, मान लीजिए आपके साथ कोई ऐसा चीज हुआ जिससे आप आहत हैं, तो आप मुझे वोट थोड़ी करेंगी, ये स्वाभाविक है। तो जो वर्ग आहत है वो तो स्वाभाविक इसका प्रतिकूल असर डालेगा चुनाव में। बातें बोल रहे हैं आप आलोक जी। आप कह रहे हैं कि चुनाव है, हर पार्टी राजनीति करती है चुनाव के लिए, लेकिन ये कितनी गलत बात है। अगर आपका फायदा, आपकी पार्टी का फायदा अगर इसमें नहीं दिखता इस बिल में, तो शायद ये बिल वापस नहीं लिया जाता। आलोक पांडे जी, मैं आपका इसका जवाब लूंगी आपसे। आलोक वत्स जी, अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जैसे कि आपने कहा कि हर पार्टियां चुनाव के लिए राजनीति करती हैं, अगर चुनाव 2027 में नहीं होते तो ऐसे ही दम घोट दिया जाता, सवर्ण समाज का बिल को वापस नहीं लिया जाता, कानून को वापस नहीं लिया जाता। देखिए मीनाक्षी, मेरा ये मतलब नहीं था कि चुनाव की, मैंने कहा इसका चुनाव पे भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। मैंने बोला आपको कि आपने बोला कि चुनाव पे भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। अगर चुनाव नहीं होता तो क्या आप ये वापस नहीं लेते?
मुझे नहीं, हाँ नहीं, और ना ऐसा में नहीं जवाब है। दीजिए। इसके लिए संशोधन करने की मांग मैंने नहीं की है। मैंने कहा ये सवर्णों में असमानता फैलाएगी, उनके ऊपर गलत ढंग से कोई केस कर देगा तो वो फंस जाएंगे। इस कारण मैंने इसको विड्रॉ करने के लिए कहा कि ये सवर्णों के साथ समानता नहीं है किसी भी रूप में। इसलिए मैंने कहा है कि इसमें संशोधन करके इसको वापस करना चाहिए या इसमें संशोधन करना चाहिए। कम से कम अगर किसी ने आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाया है तो आप भी उसके ऊपर वापस केस कर सकते हैं और जो भी तहकीकात में पाई जाए उसको दोष दिया जाए। पहले भी था SC/ST एक्ट में कि जब उसकी पहले इसका बहुत दुरुपयोग हुआ, बाद में इसकी जांच की बात मान ली गई, बहुत से लोग इसमें झूठे पाए गए, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। लेकिन अब तो इसमें एक तरफा प्रावधान है, इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। सीधे यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की जो मान्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। सीधे स्टूडेंट्स हैं, जो बाकी विद्यार्थी हैं, उनका करियर खत्म कर दिया जाएगा। और वो इसीलिए कि आप एक समाज को, SC समाज को, ST समाज को, OBC समाज को और जो दिव्यांग हैं उनको आप सुरक्षा दे रहे हैं, और उनको सुरक्षा देने के बाद जो एक समाज है आप उसमें असंतुलन पैदा कर रहे हैं। वो संदेह की नजर से उसको देखा जा रहा है। क्या जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं, जो जनरल कैटेगरी है, जो लोग हैं, वो हमेशा से संदेह की नजर से क्यों देखे जाते हैं? देखिए, इसमें संदेह से देखने की तो बात नहीं है। इसमें बात है कि जो कानून में प्रावधान किए गए हैं उस पर क्वेश्चन हो रहा है कि अगर आपके ऊपर किसी ने कोई उंगली उठा दी तो आप उसका कुछ प्रतिकार ही नहीं कर सकते, आप अपने को डिफेंड ही नहीं कर सकते। ये तो सरेंडर का बात है कि आपने मेरे ऊपर लांछन लगा दिया और मैं सरेंडर हो गया कि हाँ जी मैं गलत हूं। ये इस तरीके का ड्रैकोनियन लॉ तो कोई समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, और इसीलिए इसके खिलाफ लोग सड़कों पे उतर रहे हैं और धीरे धीरे उग्र होता चला जाएगा और इसका प्रतिकूल असर निश्चित तौर पर चुनावों पे पड़ेगा। अगर आप चुनाव में किसी पार्टी से बदला लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? चुनाव में उसको बहिष्कार करेंगे, उसको वोट नहीं देंगे, यही तो कर सकते हैं आप। बिल्कुल, और तो कुछ नहीं कर सकते, आप उसको कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए इस प्रावधान को वापस करना चाहिए या इसमें संशोधन करना चाहिए ताकि सभी वर्गों का समान हित हो। मैं अपने पार्टी से ऐसी अपेक्षा रखता हूं। अगर इस नए नियम में अगर संशोधन होता है तो आप क्या चाहेंगे कि कौन कौन से बिंदुओं पर बात हो, और ये संशोधन होने बहुत जरूरी है, सबको न्याय मिले, सबको समानता मिले, किसी एक वर्ग को असमानता महसूस ना हो? देखिए मीनाक्षी, इसमें सबसे बड़ी जो असमानता की बात है कि अगर आपके ऊपर किसी तरीके का दोषारोपण होता है तो आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। जैसा कि वक्फ बोर्ड में कांग्रेस ने किया था कि अगर वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन की तरफ देख दे तो वो उसकी जमीन हो जाएगी और उसको आप कहीं चैलेंज भी नहीं कर सकते। इसी तरीके से ये है, ये इसमें अगर संशोधन कर दिया गया तो और चीजों को आदमी एक्सेप्ट भी करने को तैयार हो जाएगा, बट इसको नहीं, इसको किसी कीमत पर। आलोक पांडे जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आलोक जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सामाजिक न्याय भी जरूरी है, मानते हैं, सुरक्षा तभी बनती है जब नियम सबके लिए समान हो। आलोक पांडे जी, सामाजिक न्याय, जी सामाजिक न्याय, सामाजिक अन्याय करके कैसे प्राप्त किया जा सकता है? सोशल जस्टिस, सोशल इनजस्टिस से आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मेन बात यह है कि जो है सरकार सोशल जस्टिस के नाम पर लाई है, ये पीडीए से क्या डर गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? तो प्रो पीडीए हो गई। इनको लग रहा है कि पीडीए का कोई काट नहीं है तो सवर्णों की बलि चढ़ा दी जाए, राजनीतिक रूप से सवर्णों के बच्चों को पढ़ने से मना कर दिया जाए, इस कीमत पर कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता है। अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता ही प्राप्त करनी है सवर्णों की बलि दे करके तो ठीक है, सवर्णों के वोट के बगैर भी सरकार बना। ये जो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी ये बना लेकर के आई है, ये तो सवर्णों की बलि दे करके आई है। किराया नहीं लगेगा।
लेकिन आलोक पांडे जी, बड़ा सवाल ये है कि अगर जी। सरकार कोई नीति बनाती है तो उसके पीछे इरादे होते हैं। सामाजिक न्याय बहुत जरूरी है। राजनीतिक जो फैक्टर है आप उस बिल में मत डालिए, उस कानून में मत डालिए जिससे आपको फायदा मिले और वो आपके प्रचार प्रसार में काम आए। और सरकार यही करती है, बाकी सरकारें भी यही करती आई है। उन्होंने बिल, कानूनों को और नए नियमों को तभी लागू किया है जब उन्हें दिखता है कि इस नए बिल, कानून और नियम से उन्हें कोई राजनीतिक फायदा मिलेगा। देखिए, मेरा मानना है कि भारत में एक फैशन हो गया है कि सामाजिक न्याय तभी मिलेगा जब एक वर्ग के साथ, सामान्य वर्ग के साथ अन्याय किया जाए। ये पिछले 70 साल 75 साल से लगातार चल रहा है कि सवर्णों के साथ अन्याय करो, सवर्णों को गाली दो, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार। ये क्या था? ये सोशल हार्मनी थी? किसने उसका समर्थन किया, विरोध किया? किसने विरोध किया उसका? आप सोचिए, सवर्णों को गाली देना, सवर्णों के साथ नफरत करना, आप राजनीति को किस स्तर तक गिराना चाहते हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुत्व बगैर सवर्णों की, 90% वोट आप सवर्णों के पाते हैं और सवर्णों की पीठ में छुरा घोंपते हैं। आप सोचते हैं कि आपको वोट भी मिलेगा? सवर्ण ना हो गए, इस देश के देश विरोधी लोग हो गए। आपने सवर्णों को जीने का हक खत्म कर दीजिए, सवर्णों की नागरिकता छीन लीजिए और सवर्णों को गैर भारतीय घोषित कर दीजिए, हमें दास बना दीजिए, हमारे सारे अधिकार छीन लीजिए। ये तिल तिल कर हमें मारने की क्या जरूरत है? हमें एक साथ मार दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से प्रार्थना है कि हमें एक साथ खत्म कर दीजिए। हमें जीवित रहने का अधिकार क्यों दे रहे हैं? हमसे सारे अधिकार छीन लिए जाए, हमें खत्म कर दिया जाए, हमें जीने का अधिकार खत्म कर दिया जाए, हमें पढ़ने का अधिकार खत्म कर दिया जाए, हमारे व्यापार का अधिकार खत्म कर दिया जाए। सर, एक साथ कर दीजिए। हर 4-6 साल में, हर 10 साल में कोई जो सरकार आती है हमें धीरे धीरे खत्म कर रही है। साथ धीरे धीरे हमारा गर्दन काटने से अच्छा है कि एक साथ हमें हलाल कर दीजिए, हमें एक साथ मृत्युदंड दीजिए, हमारा दंड बताइए कि भारत में रहना है तो हमें क्या करना है। हमसे मैला उठवाइए, हमसे रोडे साफ कराइए, हमारा एजुकेशन राइट छीन लीजिए, हमारे संवैधानिक राइट छीन लीजिए, लेकिन सब एक साथ कर दीजिए। ये धीरे धीरे हमें मारना हमें बर्दाश्त नहीं होता। हमारी अगली पीढ़ी दंड में जिए, हमें बर्दाश्त नहीं होता। क्या हमें भारत में रहने का हक है या हम भारत छोड़कर चले जाएं? हम दुनिया के उन धरती देशों पर बसे जहां कम से कम हमें जन्म के आधार पर, सवर्ण पैदा होने पर गाली न दी जाए। तो ये तय करने भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि सवर्ण भारत में रहे या भारत भी छोड़े। जब जेएनयू में नारे लगते थे, क्या जेएनयू के नारे को एग्जीक्यूट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है? ये उसे तय करना होगा। नफरत की राजनीति को आप इतना आगे अगर बढ़ाएंगे, देश को नुकसान होगा। तो सामाजिक समरसता के नाम पर सवर्णों की बलि देना बंद कर दीजिए, सवर्णों से नफरत का आधार तैयार करना बंद कर दीजिए। अगर आपको करना ही है तो मैं रिपीट करता हूं, एक साथ दंड दीजिए, हमारे सारे अधिकार छीन लीजिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट छीन लीजिए, हमारे एजुकेशनल राइट छीन लीजिए। आप धीरे धीरे तो वही कर ही रहे हैं, थोड़ा और ज्यादा करिए, एक साथ करिए, जिससे कि हम कम से कम ढंग से रो तो सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें रोने भी नहीं देती। अगर एक सवर्ण अधिकारी इस्तीफा दे देती है तो उसका इस्तीफा नामंजूर करके उसको सस्पेंड करके कारण बताओ नोटिस जारी करती है, डीएम उसको बगले में बंद कर लेता है, उसको फोन करके गाली दी जाती है। इस हद तक अगर भारतीय जनता पार्टी सवर्णों के विरोध में उतर आई है तो ये वो पार्टी नहीं है जो हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व प्राप्त करने का, हिंदुत्व के आधार पर वोट पाने का इस यूजीसी बिल के साथ नैतिक अधिकार छोड़ दिया। आलोक पांडे जी, किससे उम्मीदें रखी जाएं? पूछ रहा है सवर्ण समाज, किससे उम्मीदें रखे हैं हम? आखिर कौन हमारी सुनेगा? सवर्णों को अगर कुछ करना है तो उन्हें अपनी एक पार्टी स्वयं बनानी पड़ेगी और उसके बाद ये दिखाना पड़ेगा कि सवर्ण समाज का अपना एक राजनीतिक वजूद है। क्योंकि कांग्रेस भी कहती है जिसकी जितनी संख्या भारी, पहले सरकार कहती है हम दो हमारे दो, फिर कहती है हम एक हम दो हमारे एक। सवर्ण समाज उसे मानता है, सवर्ण समाज बच्चे का पैदा करता है सरकार के कहने पर, सवर्ण समाज सबसे ज्यादा टैक्स देता है, सवर्ण समाज देश के लिए कुर्बानी देता है, सवर्ण समाज ने अपनी सारी रियासतें दे दी इस देश के लिए। इस देश को एकता और अखंडता में बांधने में सवर्ण समाज ने अपने व्यक्तिगत रियासतें तक प्रदान कर दी। वो सब कुछ देने के बाद जो एक भारत बनता है उससे सवर्ण समाज क्या मिला? सिर्फ गाली, सिर्फ तिरस्कार, सिर्फ अपमान। कब तक हम अपमान सहेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से?
समाजवादी पार्टी आती है, वो भी आलोक अपमान वत्स करती जी, है, आलोक पांडे कांग्रेस जी आती है, पूछ रहे वो हैं भी कि अपमान आखिर करती है। कब तक हमारा अपमान होता रहेगा, हम कब तक जलील होते रहेंगे। और ये आप अकेले आलोक पांडे जी के गुस्से को देख रहे होंगे, आक्रोश को देख रहे होंगे, अकेले आलोक पांडे जी नहीं है, सवर्ण समाज, सवर्ण समुदाय के जितने भी लोग हैं, एक एक शख्स, एक एक बच्चा, एक एक स्टूडेंट्स यही सवाल कर रहा है कि आखिर कब तक, कब तक, कब तक। आपने मेरे से प्रश्न किया है मीनाक्षी। जी जी। देखिए, मेरा ये कहना है कि ये बिल अंतोगत्वा विड्रॉ होगा, क्योंकि जिस तरीके से समाज के एक पर्टिकुलर वर्ग को उसके साथ नाइंसाफी हुई है, वो ठीक नहीं है। खासकर वो वर्ग जिसने इस पार्टी को जीवित होने करने में अपना सर्वस्व योगदान दिया है और निर्भीकता से दिया, हर उनके कदमों पर कदम से कदम मिलाकर चले हैं। और इस तरीके से अगर हमारे साथ असमानता की बात हो रही है तो स्वाभाविक है कि वर्ग किसी भी रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा। और पार्टी को चाहिए कि इसको संज्ञान में लेकर जितनी जल्दी हो सके इसका निराकरण करे। इसमें ही देश का हित है, सबका भला है, पार्टी का भी भला है, समाज का भी भला है। लेकिन और जिस आलोक तरीके वत्स की जी, बातें सुनने को आ रही हैं जी। कि वो डीएम ने वो अलंकार अग्निहोत्री के साथ जिस तरीके का बर्ताव किया है वो भी ठीक नहीं है। किसी को इस्तीफा भी दे दिया है उन्होंने, रिजाइन करने का अधिकार है, सिटी मजिस्ट्रेट किसी हैं, को भी उन्होंने रिजाइन करने इस्तीफा का दे दिया अधिकार है, मालूम है मुझे। जी। किसी को भी रिजाइन करने का अधिकार है, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेने का अधिकार है। तो उनके साथ इस तरीके का बर्ताव भी अच्छा मैसेज देश के लिए नहीं जा रहा है। इस पर भी तुरंत विराम लगना चाहिए। और आलोक वत्स जी, सवाल सिर्फ यूजीसी का नहीं है, ऐसे कई बिल का सवाल है यहाँ पर जो लाए जाते हैं, जिनका विरोध किया जाता है। विरोध उस बदलाव का नहीं होता है, इसीलिए विरोध किया जाता है क्योंकि जो भरोसा उसमें दिखाया जाता है बिल में, वो भरोसा कहीं ना कहीं लोगों के बीच में सवालों के घेरे में रहता है और इसीलिए जमकर उसका विरोध किया जाता है। और हर बिल, ऐसा कोई बिल नहीं है जिसका विरोध जनता ने नहीं किया हो, खुद सड़क पर उतरकर आना नहीं पड़ा हो, अपना लहू बहाना ना पड़ा हो, यह हमेशा होता है। इतनी जल्दबाजी सरकार आखिर क्यों करती है? थोड़ा समय लेना चाहिए, बाकियों से भी पूछना चाहिए। मुझे लगता है कि अकेले केंद्र सरकार या कोई भी सरकार फैसला नहीं ले सकती या लेना नहीं चाहिए जब तक आप दूसरे सियासी दलों की राय मशवरा भी लिया जा सकता है, उनसे भी पूछा जा सकता है कि इसमें क्या बदलाव होने चाहिए, क्या नई नीतियां इसमें होने की भी जरूरत है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और फिलहाल के लिए खास पेशकश में बस इतना ही। लगातार बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।